चंबल नदी के किनारे बसा एक कस्बा जो खुद अपने विकास, रहन सहन और तालीम को आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश में लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं के पाटन के नाम से जाना जाने वाला बूंदी की तहसील का केशव राय पाटन। कोटा से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस कस्बे में मुस्लिम माइनॉरिटी कितना आगे बढ़ पाई है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं केशव राय पाटन और जानते हैं कि यहाँ का मुस्लिम अपने ख्वाबों को कितना हकीकत में बदल पाया है। 30,000 की आबादी वाली इस तहसील में 10,000 के करीब मुस्लिम आबादी बसी है। साथ ही यहाँ कई ऐसे मोहल्ले भी हैं जहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी बसी है। इन्हीं सब मोहल्लों के बीच कई स्कूल और मदरसे भी चलाए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ का मुसलमान तालीम के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ पाया है। हमारी टीम सबसे पहले पहुंची प्राइवेट तौर पर चल रहे एक स्कूल में। इस स्कूल में जरूरी फर्नीचर से लेकर कई सारी सहूलियतों की कमी हो, पर तालीम के मामले में इस तरह के स्कूल जरूरी हैं। 8वीं तक चलने वाले इस स्कूल में एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ लड़कियों की तादाद ज्यादा है। आजकल लड़कियां वैसे पढ़ने में काफ़ी अच्छी हैं लड़कों की अपेक्षा, और हमारे स्कूल में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा इंटेलिजेंट है पढ़ने में। और आजकल हो रहे हैं धीरे धीरे माँ बाप भी लड़कियों को पढ़ाने में जागरूक हो ही रहे हैं, देखते देखते कि भाई नहीं आजकल लड़कियों को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है और मैं बड़ी होकर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मुझे विज्ञान बहुत पसंद है, मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। मुझे बड़ी होकर टीचर बनना है और मुझे इंग्लिश बहुत पसंद। 50% लोग ही पढ़ा पाते हैं क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा है कि बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे। शिक्षा देना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वो नहीं पढ़ा पाते उन बच्चों को। लड़कियां भी पढ़ना चाहती है लेकिन पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते। पेरेंट्स अगर पढ़ाना चाहे तो जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से वो आगे नहीं जा पाती। तरक्की करना चाहती है लड़कियां भी, आगे बहुत बढ़ना चाहती हैं, यहाँ की बहुत ज़्यादा उनके अंदर इच्छा है, लेकिन उनकी इच्छाओं को दबा दिया जाता है। एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे गर्ल्स के बारे में, क्योंकि एक लड़की जब पढ़ लेती है तो वो अपनी कई पीढ़ियों को पढ़ा लिखा सकती है। ज़्यादातर अभिभावक गरीब हैं और गरीबी की वजह से वो पढ़ा नहीं पाते हैं। कोशिश कर रहे हैं हम भी बच्चों को तालीम दिलाने में, अभिभावकों को भी समझाने में कोशिश करते हैं। उनको घर घर जाके तालीम के बारे में बताते हैं, उनकी अच्छाइयों के बारे में बताते हैं। मुस्लिम बस्तियों में इस तरह के स्कूल होने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां भी तालीम हासिल कर लेती हैं जिनके माँ बाप बच्चियों को तालीम के लिए दूर भेजने से घबराते हैं। हालांकि यहाँ हालात कुछ अलग हैं। यहाँ बच्चियां भी तालीम हासिल करना चाहती हैं, साथ ही इनके घर वाले इनको पढ़ाना भी चाहते हैं। यहाँ पर ITI तो है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मौजूद नहीं है, जिससे यहाँ रहने वाले बच्चों को कोटा की तरफ आगमन करना पड़ता है। लड़कों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं आती, बट लड़कियों के लिए आने जाने में परेशानी होती है। हालात काफ़ी सारे बदले हैं। अब बच्चियाँ पढ़ने लगी तो सामाजिक स्तर भी थोड़ा सा सुधार होना शुरू हो गया है। पहले में अभी में बहुत काफ़ी सुधार है। अभी कभी बच्चे जब पढ़ने लगे तो लोग पढ़ाने के बारे में आगे सोचने लगे। अभी कई जगह पे उर्दू टीचर भी लगे हैं, तो पढ़ाने से जैसे मदरसों में जब एजुकेशन बढ़ी है, अल्पसंख्यकों में जब एजुकेशन बढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा उसका एजुकेशन का अच्छा प्रोसेस जा रहा है। लेकिन इसके बारे में सरकार इतना नहीं सोचती है, बस अल्पसंख्यक हैं, कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, चला रहे हैं बस। हालांकि अभी भी यहाँ कई परिवार और बच्चियाँ हैं जिनके सामने आर्थिक स्थिति और गरीबी रोड़ा बन के खड़ी हो जाती है। यास्मीन नाम की इस लड़की को ही देख लीजिए। शुरू में ये पढ़ाई के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए घर वालों के साथ बीड़ी बनाने लगी, पर जब हालात और बिगड़े तो पढ़ाई छोड़ इस बीड़ी के धंधे में ही लगना पड़ा। यास्मीन जैसी कई सारी ऐसी लड़कियां यहाँ मिल जाएंगी जो गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। छोड़ दी पढ़ाई तो 9th से छोड़ दी। हाँ, कुछ और करते हैं ना, डॉक्टर बनते हैं, कोई टीचर, क्या बहुत ज़रूरी है। इससे तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है, बीमारी होती है, कोई क्या होता है। इससे अच्छा है कि हम दूसरा काम करें। वही 50 रुपये 500 बीड़ी के, वो भी बहुत मुश्किल से बनती है, रात की 12 बज जाती है, कोई बार घर का काम भी करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। के पाटन में कई सारे मदरसे भी चल रहे हैं और ज्यादातर मदरसे मदरसा बोर्ड से पंजीकृत हैं। समाज की तरफ से चलने वाले इन मदरसों से भी यहाँ की तालीम में इजाफा हुआ है।
जहां एक और मदरसा बोर्ड से जुड़े पैरा टीचर अपनी तनख्वाह समेत कई सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो वहीं लोगों की शिकायत है कि मदरसा बोर्ड और सरकार मदरसों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये मदरसा करीब 30-35 साल से चल रहा है। 10-12 साल से सरकारी ये पैरा टीचर भी हमें मिले हुए हैं। 4-5 पैरा टीचर हैं, मिड डे मील भी मिलता है और सरकार ने हमें कंप्यूटर भी दे रखे हैं। लेकिन एक तो हमारी समस्या क्या है कि हम चंदा करके मदरसा चलाते हैं, लाइट का खर्चा वगैरह भारी पड़ता है। सरकार को कुछ और सुविधा देनी चाहिए हमें। इसके अलावा हमारे समाज के लोग भी जो हैं वो तालीम पे कम ध्यान देते हैं, तो बच्चे भी ढंग से आ नहीं पाते हैं। फिर भी हम मदरसा चला रहे हैं, कोई बीड़ी बांध के पढ़ा रहा है, कोई क्या करके पढ़ा रहा है, आगे तक पढ़ा नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं बीच में, और जो पढ़ाते हैं वो आगे तक चले जाते हैं। समझदार तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन समाज की हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग सही तरीके से अपने बच्चों की जो तालीम के बारे में नहीं सोच सकते हैं, या बच्चों को सही तरीके से मदरसों तक या स्कूलों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। कुछ गरीब तबके के लोग भी हैं और मदरसा उनकी जो है तरीके से बच्चों को उनके घरों से किसी तरह से लाता पढ़ाता है। मदरसा छोटे बच्चों को मदरसे अपने जो है 5वीं क्लास तक ही हैं। अब 5वीं क्लास तक जितनी भी हमारे से मदद बन सकती है कौम और समाज के साथ हम पूरी मेहनत करते हैं। इसके अलावा और सरकार जितनी भी योजनाएं होंगी उनके तक हमारे तक तो कुछ नहीं पहुंची। ना हमारे बच्चों को कभी जो है वजीफ़े वगैरह कभी मिले हैं मदरसों में। सरकार कहती है कि हमने बहुत सारी चीज़ें बांट ली, लेकिन हमारे आज तक हम लोगों को कोई चीज़ नहीं मिली इस तरीके से कि विकास के रूप में मदरसों में कुछ मिला हो सरकार की तरफ से। जो भी कुछ करते हैं हम अपने जो है अपने तरीक़ों से, अपने चंदों वगैरह से जो है समाज की तरफ से जो कुछ भी हेल्प होती है वही उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज गरीब बच्चा ही मदरसों में पढ़ने के लिए तैयार है और अन्य तबका का जो आदमी है वो मदरसों में आने के लिए तैयार नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? आप अगर भारतीय जनता पार्टी पर किसी प्रकार का एक आरोप लगाते हैं कि ये मुस्लिम समाज के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, इसका एक साक्षात उदाहरण मैं हूँ। अगर आपके अंदर पढ़ने की कुव्वत है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो सरकार निश्चित तौर पर आपकी मदद करेगी। हमारे अलग से कमरों की व्यवस्था ही नहीं है, तो जब 3-3 क्लास एक ही कमरे में बिठाई जाती है तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता बच्चों का। एक पढ़ा रहा है, दूसरा उसकी आवाज़ की वजह से बच्चों का मतलब माहौल नहीं बन पाता एक पढ़ाई का एक तरह से। पूरे पैरा टीचर पूरी मेहनत करते हैं और सबसे बढ़िया केशवराय पाटन के पैरा टीचर मेहनत करते हैं और बच्चों को बहुत अच्छा करते हैं। आज हमारे बच्चे 12वीं तक चले गए, 2003 से पढ़ रहे हैं, तो अभी तक करीब 15 से 20 बच्चे जो इस साल बोर्ड की परीक्षाएं दी उन्होंने, तो हमें इसके लिए बहुत खुशी होती है। लेकिन हमारे साथ में बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि उस वक्त 2003 के बाकी 5 साल का जो आता है उनमें थोड़ा सा दिन कम रह गए थे, तो हम बाकी बच गए। उनके साथ अभी कोई सरकार किसी तरह का ध्यान नहीं दे रही है। 2 महीने बाद पेमेंट आती है हमारी। पेमेंट इतनी कम है, काम पूरा हमसे वो लिया जाता है। जो एक 50,000 मिलते हैं टीचर को, वही काम हमसे भी लिया जाता है, लेकिन केवल 4900 रुपये में। हमें पूरी जिम्मेदारी वही वो हम निभाते हैं, लेकिन मदरसा बोर्ड या सरकार हमारे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाती। इन सब के बावजूद यहाँ अच्छी बात यह है कि तालीम को लेकर यहाँ के लोग थोड़ा ज्यादा ही संजीदा हुए हैं। मेरे 4 लड़कियां हैं, मेरी चारों लड़कियां पढ़ रही है। पहले तो प्राइवेट में पढ़ाते, लेकिन अब गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही हो। तो बड़ी लड़की मतलब बीकॉम कर रही है, लेकिन कोई सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह नहीं है। छोटी लड़की है तो 10th में मतलब 60% बने थे उसके, तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, लेकिन कोई स्कॉलरशिप वगैरह कुछ भी नहीं आई उसके। केशवराय पाटन में रोजगार के हालात भी ठीक नहीं हैं। कहने को तो यहाँ एक शुगर मिल भी है, पर आज ये भी राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। कभी इस मिल में 300 से 400 लोग काम करते थे, जिसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सभी तरह के लोग शामिल थे। पर आज शुगर मिल बंद होने की वजह से ये लोग भी बेरोजगार बैठे हैं। जहाँ एक और लोग रोजी रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये मिल अपने आप पर रो रही है। यहाँ पर शुगर मिल की ज़मीन पर एक मेगा आधारित पावर प्लांट स्वीकृत किया गया था, जो सेमी गवर्नमेंट था। 4,500 करोड़ की लागत का वो पावर प्लांट था। उसके खुलने से निश्चित रूप से यहाँ पर मुस्लिम समाज के और अन्य समाज के लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन दोबारा बीजेपी सरकार आने के बाद से उस प्लांट पर काम बंद कर दिया गया है। तालीम के हालात शुरू से ही अच्छे न होने की वजह से यहाँ का मुस्लिम तबका नौकरियों से भी कोसों दूर रहा है। यही वजह है कि यहाँ ज्यादातर लोग खुद का छोटा मोटा काम धंधा करते दिख जाएंगे। कोई कपड़ों पर कशीदाकारी कर रहा है, तो कुछ लोग मोटर मैकेनिक के पेशे से जुड़कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं।
पहले तो ठीक ठाक था, लेकिन आजकल सुबह 7 बजे मशीन पे काम पे लग जाता हूँ, शाम की 7 बजे मशीन पे काम करता हूँ, 12 घंटे काम करता हूँ, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये मजदूरी भी बहुत मुश्किल से। कभी महीने में 15 दिन मिल जाओ, 20 दिन मिल जाओ, वो रेगुलर काम नहीं है। उसमें मजदूर लाइन में कोई सक्सेस वाला काम नहीं है यहाँ पे। धंधे के लिए गए थे साहब कि भाई दुकान अच्छी कहीं मिल जाए पगड़ी पे। अब ये बोड़ियाँ हैं, ये भी सरकारी ज़मीन पे रुकी हुई है, अब कभी भी हट सकती है। इन्हीं में काम करते हैं, तो कहीं दुकान मिल जाए। बैंक ये कहती है कि पहले दुकान लो, अब दुकान कहाँ से ले, वो 5 लाख रुपए पगड़ी मांगता है, पगड़ी देंगे तो धंधा कहाँ से करें। एजुकेशन जो लोन का मामला है तो बैंक का तो हालत आप जानते हो, चेहरा देखकर लोन देती है। माइनॉरिटी का जब नाम आता है तो माइनॉरिटी के नाम पर गारंटी देखती है, तो गारंटी के नाम पर यहाँ पर हम पीछे हो जाते हैं। बैंक में जाते हैं तो हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है कि आप सेठ जी से को लाइए और सेठ जी से कहलाइए। और दूसरी तरफ जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगार जो ऋण होता है वो अभी तक मेरे हिसाब से किसी भी केशवराय पाटिल के बंदे को अल्पसंख्यक समुदाय को लोन नहीं मिला है। यहाँ कुछ परिवार बीड़ी के कामों से जुड़े हैं तो कुछ चरखों पर आज भी खादी के कपड़े बनाते दिख जाएंगे। भले ही गांधी जी ने चरखों के जरिए न सिर्फ रोजगार की शुरुआत की बल्कि दुनिया को एक संदेश भी दिया। आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले ये लोग 2 जून की रोटी को भी तरस रहे हैं, पर आज इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। हम खादी ग्राम उद्योग समिति का नारपुरा कोटा में जो है इसका चौका की बावड़ी पे इसका हेड ऑफिस है, वहीं से हम माल लाते हैं और वहीं जाके इसको जमा करना पड़ता है हमको। जैसे हम 200 मीटर कपड़ा हो गया तो वे कंधे पे लेकर मोटर में लग के वहाँ ले जाएंगे, वे कंधे पे वहाँ ले जाना पड़ता है। फिर वहाँ से वो कच्चा सूत देते हैं हमको। दिन भर में 80 रुपये की मजदूरी होती है। बुढ़ापा है, ज़्यादा ज़्यादा 4 मीटर 5 मीटर कपड़ा दोनों मिलके बुन लेते हैं, कभी कभी 6 मीटर भी आ जाता है। तो 96 रुपये हुए, 16 रुपये मीटर देते हैं वो। उसमें से 2 रुपये मीटर तो हमारा सूद खुला ही जाता है, और हम रात को सूद खोलते हैं नहीं तो 2 रुपये मीटर ये भी जाएगा। लेकिन बचाने के लिए रात को 9-10 बजे तक ये ऐसी जो नली है ना, ये नली हम रात को बदल लेते हैं। ये बाने की है। और ताने का काम तो जैसे वो पिंजरा लगा हुआ है उधर, उसमें नले चढ़ते हैं, फिर वो गांव के बाहर जाके और वो लंबी डोरी पे उसका ताना बनाना पड़ता है, उसमें जोग होता है बीच में। इस तरीके से ये जोग है। कपड़ा बुनता हूँ, समिति का बुनता हूँ ना। 5 बुढ़ापा में 5-25 रुपये हो जाते हैं। 10-15 साल हो गया, 7-8 साल हो गए। ये पहले तो मैं साड़ी बुनता था, अब साड़ी का होता नहीं, अब बुढ़ापा में तो होता है जो मोटा कर। 50 रुपये मिलते हैं हमें दिन भर में, 500 बीड़ी के। हमारे रेट कम है, हमें 100 रुपये तो मिलना चाहिए कम से कम, और अच्छा सा रोजगार हो तो वो भी देना चाहिए ना हमें। तो हम ये बीड़ी छोड़ दें, इससे बीमारी होती है, तो और अच्छा सा काम करने लग जाए तो हमारे कहीं ना कहीं काम लगेगा, तभी तो ये छोड़ेंगे ना। अब जब काम ही नहीं लगता तो फिर ये तो करेंगे जो आता है। जो घरेलू काम ही हमारे कोई कोई धंधा रोजगार नहीं है, मतलब नौकरी वगैरह भी नहीं है हमारे, तो बस खुला धंधा ही। जो पिछले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें हमने हमारे एमएलए साहब के माध्यम से राजस्थान सरकार तक ये बात पहुंचाई थी कि बीड़ी उद्योग की जगह, बीड़ी काम की धंधे की जगह पर आप यहाँ पर ऐसे कुटीर उद्योग लगाएं जैसे जूट के सामान बनाने का काम हो, पत्तल बनाने का काम हो, जिससे पॉल्यूशन भी नहीं हो और आदमी को और महिला को, मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं, उनको घर बैठे इतना अच्छा रोजगार मिल जाए ताकि वो 200-300-500 रुपये अपने घर बैठकर आसानी से कमा लें। इसके लिए हमने प्रयास किया था। स्किल डेवलपमेंट भारत सरकार का जो है वो लागू हो, लेकिन 2 महीने के लिए आप प्रैक्टिकल करा रहे हैं और तो 2 महीने में आदमी कुछ नहीं सीख पाता। या तो आप उसको साल भर 2 साल का कोर्स कराइए और उस कोर्स को प्रोफेशनल से जोड़िए, उसी कोर्स के आधार पर आप नौकरी दें तो बात बनेगी। आप स्किल डेवलपमेंट के नाम पे 2 महीने का प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन वो प्रशिक्षण कहीं डिग्री मान्य नहीं होती उसको कोई काम में नहीं मानता। वो जहाँ पर भी जाते हैं हम बताते हैं तो उसको कहते हैं ये कोई आपकी डिग्री नहीं है। अगर आप उसको एजुकेशन से जोड़ें या हमारे रोज़गार से जोड़ें, उस पर हमें उस प्रमाण पत्र को हमें रोज़गार के साथ जाकर हमें रोज़गार दिलाएं तो बात बनेगी। बीड़ी श्रमिक मजबूरी में बीड़ी बांध रहे हैं, उनको मात्र तुच्छ 40-50-60 रुपये रोज़ इनकम होती है, इससे ज़्यादा इनकम नहीं होती, इसलिए वो गुजारा भी नहीं कर पाते। आज अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति ऐसी है कि वो दयनीय स्थिति में है। किसी भी प्रकार की जो सरकारें आती है चली जाती है, हमारे नुमाइंदे जो बड़े नेता हैं वो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कोई इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है।
और कस्बों के हिसाब से के पाटन में सफाई वगैरह के इंतजाम अच्छे हैं। कुछ एक जगह जरूर पानी, रोड व सफाई की थोड़ी समस्या है, पर ज्यादातर हालात ठीक ही हैं। पाटन शहर में आज की तारीख में लगभग हमने 8-10 करोड़ का काम करा चुके हैं नगर पालिका के स्तर पे। हर गली में, हर मोहल्ले में सड़क की व्यवस्था है, कच्चा कहीं नहीं है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है आज की तारीख में केशवराय पाटन में। यहाँ राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड की जरूर बड़ी समस्या है। लोगों की शिकायत है कि जिन लोगों के पास बीपीएल कार्ड होने चाहिए वो तो खाली हाथ हैं, और जिनको जरूरत नहीं उनके पास हर तरह के कार्ड मिल जाएंगे। साथ ही राशन कार्ड पर राशन न मिलने की भी शिकायत है यहाँ। फसलें होगी तो काम चलेगा, कैसे क्या करें? तो रोजगार का सुनाई नहीं है। 4-4 महीने हो गए बैठे, सरकार कोई ध्यान देती नहीं है। आज वो गेहूँ मिलते थे वो भी बंद कर दिए। ये तो सरकार ही जाने, हम क्या जाने। अब गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी क्या कर सकता है? इसके अलावा और कोई सुविधा नहीं है। लाइटें हैं तो वैसे कभी तो आंकड़े चल रहे हैं उनके बीपीएल में है, तो बीपीएल में बड़े लोग हैं, छोटे लोगों का कोई बीपीएल है ही नहीं। हमारा तो एपीएल ही है, लेकिन इसमें हमारे को जैसे खाद्य सुरक्षा में गेहूँ वगैरह मिलते थे तो वो सब बंद कर दिए। 6-7 महीने तक हमारे को ये सुविधा मिली, लेकिन अब कोई सुविधा नहीं है। बोलते हैं फार्म बना के लाओ, मजदूरी का कार्ड बना के लाओ, बूंदी जाके साइन कराओ, तो हमारा कौन करने वाला? हम खुद ही औरतें क्या करेंगी? नाज भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, केरोसिन भी नहीं दे रहे। हमारे घर देखो तो पूरे डस रहे हैं। मजदूर इंसान है, बार बार बूंदी भी कहाँ तक फिरेंगे? बूंदी से वो बना के लाओ, बूंदी से वो बना के लाओ। चोर चोरी पढ़ाने लिखाने के लिए उनका भी फार्म भरे, भाई छात्रवृत्ति आएगी तो वो भी नहीं मिलती है। बीड़ी बांधते हैं बस। आदमी भी 100-200 रुपये लाता है, उसमें क्या होता है? आज के ज़माने की महंगाई कितनी है। कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस 2 दफे गेहूँ दिए फिर दे नहीं रहे, बंद हो गए आगे से जाकर। कुछ भी नहीं रहे। भाई गेहूँ मिलते थे, तेल वो लाल परमटे उनको तो दे रहे, जिनका मोहर लगाई थी पहले की सरकार ने तो वो बंद कर दिया। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 1.5 साल से राजस्थान में आई है, उस सरकार ने जो कांग्रेस शासन की जो योजनाएं थी, उन सभी योजनाओं को जो मुस्लिम समाज की थी, स्पेशली मुस्लिम समाज की थी, उनको सबको बंद कर दिया है। उन योजनाओं पर कैंची कटौती कर दी गई है। और अभी उन्होंने एक नया नियम ये लागू कर दिया है कि जो व्यक्ति 90 दिन का नियोजक से प्रमाण पत्र लेकर आएगा उसको गेहूं मिलेगा। तो ये जो इन्होंने क्लोज डाला है, इस क्लोज की वजह से मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग इस योजना से बाहर हो गए हैं और उनको गेहूँ मिलना पिछले 2 माह से बंद हो गया है। हमने एक प्रदर्शन भी अभी किया था। बीपीएल कार्ड्स को वालों को बिल्कुल पूरा अनाज मिल रहा है, ऐसी कोई वो नहीं है। कि एपीएल के जो लोग हैं, जिनके एपीएल में जिनके मोहर नहीं लगी थी, वो लोग इससे वंचित हुए हैं। इसकी बामासा के माध्यम से जांच चल रही है और जांच में जो सही पाएगा, जो वास्तविकता हमारे यहाँ जो लक्ष्य है सरकार का, वो लक्ष्य है कि जो वास्तव में जो इसका हकदार है उसी को इसका लाभ मिलना चाहिए। बड़े बड़े कई लोग आ रहे हैं, इससे इसमें जाँच में कई मिलेंगे तो उनको इससे हटाया जाएगा। इसमें सही जाँच आएगी, गरीब लोग इसमें आना चाहिए, गरीब परिवार इसमें आना चाहिए, उसी की हमारी ये प्राथमिकता रहेगी। चंबल नदी के किनारे बसे केशवराय पाटन ऐसे तो खुद अपने आप में एक पहचान रखता है। साथ ही यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ एक ओर चंबल घाट पर बने श्री केशव जी का मंदिर है तो वहीं दूसरी ओर हजरत अब्दुल अजीज शेख साहब की दरगाह है, जिनकी नजरे इनायत से शहर में अमन सुकून कायम है। सभी मिलजुल के रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अच्छा माहौल है पाटन का। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के त्यौहार में भी शरीक होते हैं और अच्छी तरह मनाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कुछ टाइम पहले कुछ गलत लोगों की वजह से हो जाता है, बाकी आम आदमी खुश है, संतुष्ट है। यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द अच्छा है, सब लोग मिल कर रहते हैं और ये भी प्राचीन है, मंदिर भी प्राचीन है ना, ईदगाह है और 1-2 दिगर स्थान है जैन धर्म के लोगों का भी यहाँ पर तीर्थ स्थल है। केशवराय मंदिर का भी है, इधर एक माता उद्यान के नाम से, माता महावीर के नाम से है। तो ये 3-4 मुकाम ऐसे हैं जिन पे जो यहाँ पाटन में बाहर से लोग आते हैं ना, वो इन सब जगह पे जियारत करते हैं।